जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का डीसी पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज एसी। एसी में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो सिंगल फेज, दूसरा है थ्री फेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज एसी। देखिए, नॉर्मल होता क्या है, अगर हमारे पास डीसी है, डायरेक्ट करंट, तो ये एक बैटरी से डेवलप होता है। फिर क्या होता है, ये है ईएमएफ लगा है, इसकी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल फिक्स होते हैं। जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। तो एक को बना देते हैं फेज, तो दूसरे को बना देते हैं न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल, न्यूट्रल उसको बनाएंगे जो निगेटिव से लिंक होगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि दो वायर होंगे, एक से करंट अंदर जाएगी और एक से करंट बाहर निकलेगी। ठीक। ऐसा करंट के फ्लो से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड पर। यहाँ पर क्या है, एसी में, एसी का नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है हिंदी में? प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब पोलरिटी, जो हम प्लस माइनस लिखे हैं। इट चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्यों होता है वो जान लेते हैं। चेंज इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो जनरेशन का प्रिंसिपल है वही बताता है कि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जनरेशन इसका कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनरेशन ऑफ एसी। जनरेशन के पहले एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद जनरेशन पर आते हैं। वाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। एसी को प्रेफर क्यों किया जाता है डीसी के बजाय? डीसी का एप्लीकेशन बहुत ही स्मॉल है। ठीक। और एसी का क्या है, जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, सारा का सारा क्या है, एसी। डीसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होता है। दूसरा यूज होता है बैटरी चार्जिंग में। तीसरा स्मॉल पावर एप्लीकेशन। स्मॉल पावर एप्लीकेशन का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का शीशा, जो साइड मिरर होते हैं, उनको ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, हम जैसे ही बटन दबाते हैं उसमें क्या होती है, डीसी फ्लो होती है। वो डीसी उसको क्या करेगी, मूव करेगी मोटर को। फिर क्या होता है, हम साइड के मिरर, जो जिधर ड्राइवर बैठता है, जिधर लोग बैठते हैं, वो हैंडल लगा करके, या ड्राइवर अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल की गाड़ी है तो अपने ही पास से बटन दबा करके वो शीशा क्या कर देगा, आगे पीछे सभी का क्लोज कर देगा। ये सारे के सारे क्या हैं, डीसी मोटर के एप्लीकेशन है। लेकिन जो वाइड वास्ट यूज है, जो वाइडली यूज हो रहा है, वो क्या है, एसी। अब एसी को यूज करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर लिए और फिर स्टेप डाउन कर लिए। स्टेप डाउन करके हम यूटिलाइज कर रहे हैं जैसे घरों में, और स्टेप अप करके हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका, जो पावर प्लांट से हमारे घरों तक या सब स्टेशन तक आता है, वो क्या होता है, स्टेप अप वोल्टेज, हाई वोल्टेज होता है वहां पर। घर नॉर्मली घरों में कितना होता है, 230 वोल्ट या 240 वोल्ट सिंगल फेज एसी। यहाँ पर क्या होता है, 132, 66, 765 केवी ऐसे होता है वोल्टेज। ठीक। अब एसी यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है ट्रांसफार्मर। दूसरा, लॉसेज यहाँ पर वो कम हो जाती हैं। कम इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि हम स्टेप अप कर देते हैं। पावर हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो पावर क्या होता है, वी इंटू आई, ये है कांस्टेंट। वी अगर बड़ा कर दिए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ओ सॉरी मिनिमम, और आई मिनिमम हो जाएगी तो लॉसेज क्या होती है, आई स्क्वायर आर, ये भी क्या हो जाएंगे, मिनिमम। तीसरा, एसी इजी टू कंट्रोल है। एसी को कंट्रोल करने में, उसके स्विच गियर बनाने में, स्विच गियर इसके क्या होते हैं, छोटे और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक। इन सब कारणों से हम क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं। एसी का एक डिसएडवांटेज ये है, ये तो हुआ एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि हम बैटरी चार्जिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, बैटरी चार्जिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट को छोड़ करके निगेटिव प्लेट पर इकट्ठे होते हैं। इसी वजह से ये प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहां पर नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से बाहर सर्किट की तरफ निगेटिव, और अंदर करंट निगेटिव से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लगता है। चार्ज पर फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू है चार्ज, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ये V फिक्स है वोल्टेज, तो फिर क्या हो रहा है, यहां से यहां चार्ज मूव कर रहा है। अब अगर हम एसी में क्या होता है, प्लस और माइनस, एसी की साइकिल जो होती है, आगे हम बताएंगे साइकिल क्या होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है नॉर्मली, जो हम घरों में यूज करते हैं। तो 50 हर्ट्ज अगर हुई तो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव साइकिल बनेंगी और 50 बार नेगेटिव। तो 50 बार ये वाला टर्मिनल प्लस बनेगा और 50 ही बार ये वाला माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, वो इन्हीं के बीच में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, और जब घूमते रहेंगे तो बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो पाएगी। चार्ज तभी होगी जब उस पर एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हों एक प्लेट पर, और दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी वो बैटरी क्या कहते हैं कि बैटरी चार्ज है। अगर बैटरी, अगर बीच में ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहे, ना तो वो इस प्लेट पर रह पाएंगे और ना इस प्लेट पर, तो हम क्या कहेंगे, बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बैटरी चार्जिंग में हम इसका यूज नहीं कर पाते। ठीक, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ एसी। एसी को जनरेट कैसे करते हैं। एसी का जनरेशन करने के लिए फैराडे लॉ का इस्तेमाल करते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू आई
बी एल, सॉरी, फैराडे लॉ क्या कहता है कि व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स अकर, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकल करके एस की तरफ जाती हैं, और इनके बीच में रखा है कंडक्टर, ये है कंडक्टर आपका, ये रखा है। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो सकता है? व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स अकर, देन EMF induced INDUCED ऑन कंडक्टर, इसके सिरे पर, एंड पर EMF जनरेट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये प्लस है माइनस, मैं मान लेता हूं कि ये प्लस है, ये माइनस, ठीक। EMF जनरेट हो जाएगा। अब जब EMF जनरेट हुआ तो हमें क्लोज्ड पाथ चाहिए। अगर क्लोज्ड पाथ है तो आपकी करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो वो करंट उसी को अपोज करेगी जिससे प्रोड्यूस हुई है, ठीक। तो फैराडे का जो लॉ है, वो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का ये मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तब जो है कंडक्टर पर क्या होगा, EMF जनरेट होगा, और कंडक्टर पर EMF जब जनरेट होगा तो वो EMF टाइम के साथ वेरी करेगा। तो EMF इज इक्वल टू होता है N d/dt लेमडा। लेमडा क्या है? MMF, ठीक। या ये कहिए, इसी को ये लिखते हैं -N d∅/dt। फाई क्या है? फ्लक्स, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स लाइंस हैं जो एन से एस की ओर जा रही हैं। कंडक्टर क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो इनको क्या करेगा? कट करेगा। अब जब कट करेगा तो फिर क्या होगा? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो यहां पर EMF जनरेट होगा। ये तो कहता है फैराडे लॉ। ये माइनस साइन क्यों लगा? इसी का सेकंड लॉ ये कहता है, फैराडे के दो लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि EMF जनरेट होगा, और सेकंड लॉ ये कहता है कि EMF प्रोड्यूस्ड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के कारण ही EMF जनरेट हुआ था, तो EMF प्रोड्यूस्ड अपोजेस द कॉज। और इसी सेकंड लॉ को एक नया नाम दे देते हैं, लेंज लॉ। तो फैराडे के दो लॉ हैं, दो नियम हैं। पहला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कंडक्टर पर EMF डेवलप होगा ही होगा। और सेकंड लॉ ये कहता है कि जो EMF जनरेट हुआ वो उसी को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक। इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो है वो ये है
कि रिलेटिव मोशन जो मैंने वर्ड लिखा वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला, जो कंडक्टर मैंने बनाया वो स्टेशनरी हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो N2S जा रही हैं वो क्या करें, रोटेट करें। कंडक्टर स्टेशनरी है और फील्ड क्या है, हमें रिलेटिव मोशन ही कराना है। तो एक को हम क्या कर देते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं, और दूसरे को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ऐसे ईएमएफ को बोलते हैं स्टैटिक ईएमएफ या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हुआ कि हम कंडक्टर को रोटेट करें, और फील्ड को क्या कर दें, स्टेशनरी। अगर ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं डायनामिक ईएमएफ या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और तीसरा है कि दोनों को रोटेट कर दें लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग हो, या तो स्पीड अलग हो या उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। एक अगर इधर घूम रहा है तो दूसरा क्या करे, इधर। अलग अलग, अगर सेम ही स्पीड है तो डायरेक्शन अलग कर दिए, या अगर दोनों एक ही तरफ घूम रहे हैं तो अलग अलग स्पीड से घूमे। N1 N2 या NS NR। ठीक। तो सेकंड, तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि कंडक्टर भी क्या करे, रोटेट हो, और फील्ड भी क्या हो, रोटेट हो, लेकिन डिफरेंट स्पीड, या तो इनकी स्पीड अलग अलग हो रोटेशन की, या इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो। जैसे अगर आप भी इधर मूव कर रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा बाइक वाला भी इधर मूव कर रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब आप इधर से इधर इसको देखेंगे तो ये लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है, स्टेशनरी है। क्यों, क्योंकि बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं आप दोनों के बीच में। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड उसी स्पीड से दूसरा चल रहा है। ठीक। तो जब दूसरा चल रहा है तो कभी भी एक दूसरे को आप क्रॉस नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करनी ही करनी चाहिए। अगर कट नहीं कर रही है इसका मतलब कि फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, और फ्लक्स लिंक नहीं करेगा तो कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक। तो ये 3 तरीके हैं। इन्हीं 3 तरीके पर पूरी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं 3 तरीकों पर चलती है। ईएमएफ जनरेट करने का दुनिया में कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। ठीक। इन 3 तरीके के अलावा। ठीक है। चलिए अब हम वापस से अपने फिगर में आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें हमें पढ़नी है। ये है N, फिर है S, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये।
ये हमने रेजिस्टेंस लगा करके सर्किट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रही है और इधर से करंट बाहर निकल रही है। एक बन गया प्लस, एक बन गया माइनस। ये प्लस बन जाएगा, ये कर दिए माइनस। ठीक। जब भी रोटेटिंग पार्ट से आपको करंट को इन करना है या आउट करना है, मतलब रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट में कनेक्शन करने हैं, तो हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज। तो ये स्लिप रिंग लगी है और ये लगा है, ये वाला पोर्शन ये ब्रश होता है। ब्रश स्टेशनरी होता है, स्लिप रिंग घूमती रहती है। ठीक। ये करंट तब फ्लो हुई जब हमने इस पाथ को क्लोज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हुआ, और ईएमएफ डेवलप हुआ तो ईएमएफ वाले पाथ को अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, एक सिंपल सी बात है, ये अगर ये पाथ क्लोज है तभी करंट फ्लो होगी। अगर ये पाथ ओपन है तो इसमें करंट क्या है? जीरो। करंट कभी भी फ्लो नहीं होगी। तो हमने इस पाथ को क्लोज करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया, तो यहाँ से करंट फ्लो हुई। ठीक। तो करंट, ध्यान रखिएगा, करंट कब आई है? जब यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हुआ है फैराडे लॉ से। अब हमें ये देखना है कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एंगल है थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड ये है इधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, कुछ ऐसा। और कॉइल का प्लेन, इसका जो प्लेन है वो इसका नॉर्मल बताएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। ठीक। तो मैग्नेटिक एक्सिस का प्लेन और इसके परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं थीटा। ठीक। तो इसको आप ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल है थीटा। ठीक। अब क्या हुआ? अगर ये थीटा, चाहे इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, ये थीटा अगर इधर है यहां पर 90, इफ थीटा इज 90, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। और थीटा अगर जीरो है तो फ्लक्स मिनिमम। अगर ये कंडक्टर ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कम गुजरेंगी, और अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी। तो जो ईएमएफ की इक्वेशन थी, ईएमएफ क्या था? माइनस एन टी बाई डी टी। फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? एंगल।
और इसी एंगल को हमने नाम दिया थीटा। जब ये क्वाइल टाइम के साथ क्या करेगी, रोटेट करेगी, इसको हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो फिर ये क्या करेगी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और दोनों फील्ड लाइंस को कट करेगी, और जब फील्ड लाइंस को कट करेगी तो यहाँ पर ईएमएफ मिल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो फाई है, फाई की दो वैल्यू होगी, एक होगा फाई एम मैक्सिमम और दूसरा होगा फाई एम मिनिमम। ठीक, तो थीटा फाई की अगर मैं वैल्यू लेता हूं, वो फाई एम वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि फाई के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन एंड क्वाइल प्लेन। तो अगर मैं ये प्लेन और क्वाइल के प्लेन प्लेन के बीच में एंगल बनाऊं, ये है थीटा और ये है फाई एम, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक हो जाएगा फाई एम कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा फाई एम साइन थीटा। फाई एम साइन थीटा कुछ ऐसा होगा, और ये है आपका फाई एम। तो जो फाई एम कॉस थीटा होगा वो क्या करेगा, क्वाइल को मैक्सिमम कट करेगा, और जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर कट करने वाला फ्लक्स है वो क्या है, फाई एम कॉस थीटा। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस एन डी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, फाई एम कांस्टेंट है, फाई एम बाहर ले लीजिए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, और कॉस का माइनस साइन तो ये हो जाएगा प्लस। तो ईएमएफ की वैल्यू हमें क्या मिली, ईएमएफ की वैल्यू मिली एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। E1 इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू को देखूं तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पाई एम और ओमेगा, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, क्वाइल में कितने टर्न हैं, पाई एम है मैक्सिमम फ्लक्स और ओमेगा है स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं एंगुलर एंगुलर स्पीड कहिए, या इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की यूनिट ध्यान रखिएगा रेडियन पर सेकंड है। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है, और ओमेगा की वैल्यू आगे आप लोग पढ़ेंगे, वो होती है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। ये बता रहा है, अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो जो ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉइल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ईएमएफ उतना ही ज्यादा मिलेगा। फ्लक्स की वैल्यू, फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है ईएमएफ आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और फ्लक्स का जो कट करने का रेट है, मतलब कंडक्टर के घूमने की स्पीड, वो जितनी ज्यादा है ईएमएफ आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा।
तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अगर हम स्पीड डबल कर दें तो ईएमएफ डबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फ्लक्स अगर हम डबल कर दें तो ईएमएफ डबल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में डबल कर दें कंडक्टर में तो क्या वो डबल हो जाएगा ईएमएफ? बिल्कुल डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। ठीक, थीटा का ध्यान रखिएगा कि थीटा क्या है कि मैग्नेटिक एक्सिस का प्लेन और कॉइल के प्लेन, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है। ठीक है, और प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है? प्लेन के बीच का एंगल उसके परपेंडिकुलर से निकाला जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इसका प्लेन नॉर्मल इसका ये होगा, अगर कॉइल ऐसे है तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। थीटा की दो वैल्यू होगी। अगर मैं इसको फाई एम फ्लक्स मानूं तो एक हो जाएगा फाई एम कॉस थीटा, जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है वो कॉस में आती है, और जो थीटा से परपेंडिकुलर साइड है वो यहाँ पर आती है साइन में। अब जो साइन वाला है वो क्या कर रहा है? उसके पैरेलल में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और ये वाला क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर में है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही ईएमएफ जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि कॉइल उसी को कट करेगी, इस वाले कंपोनेंट को। इस वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसी वजह से मैंने वहां पर कॉस लिया, और कोई कारण नहीं था। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस टर्म को हमें E1 इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। E1 क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। इंस्टेंटेनियस का मतलब चूंकि ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, और कौन से ग्राफ को फॉलो कर रही है? साइनोसॉइडल ग्राफ को। साइनोसॉइडल इस वजह से लिए क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है और किसी वेव फॉर्म को नहीं लेते। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? EM, और ये है ओमेगा टी या थीटा। ठीक, यहां से आपको ये EM क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि E इज इक्वल टू EM व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा क्या है? 90। ओमेगा टी क्या है? 90। जब थीटा 90 हो जाएगा तो E की वैल्यू मैक्सिमम EMF के इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 0, ये है आपका 90, फिर ये हो जाएगा 180। 180 को लिखते हैं पाई, इसको लिखते हैं पाई बाई 4, ओ सॉरी पाई बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर है 2 पाई। वेव एक बिंदु से चली और ये पूरा 0 से चली थी और वापस से एक पूरा चक्कर लगाकर 0 पर आ गई, 360 डिग्री घूम गई। इसको बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। यहां से यहां तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? T, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक पूरा चक्कर लगाने में, घड़ी की सुई को या AC को एक पूरा चक्कर घुमाने में, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड।
एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है वो उसकी क्या बताएगी? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का 1/टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, या इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, HZ। और इसको ऐसे लिखते हैं, ये है कंप्लीट नेम, हर्ट्ज। ठीक। तो ये हो गया टाइम पीरियड, और ये होता है साइकिल। ये साइकिल क्या होता है? क्योंकि यही चीज आगे रिपीट हो रही है तो हम इसको पूरे को एक कंप्लीट साइकिल मान लिया। ठीक। मैक्सिमम वैल्यू आपको बता ही दी है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन में मैक्सिमम है और ये निगेटिव साइन में मैक्सिमम। जनरेशन आपको ये भी बता दिए कि जनरेशन हमेशा AC में होगा, DC में कभी भी जनरेट नहीं होगा। अगर हमें DC बनाना है तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन जनरेशन फैराडे लॉ हमेशा क्या देता है? AC। क्यों? क्योंकि चीजें टाइम के साथ क्या हो रही हैं? रिलेटिव मोशन के कारण बदल रही हैं। जब चीजें बदल रही तो रिजल्ट भी क्या होगा? बदलेगा। ठीक। चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि AC की साइकिल क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे काम की चीज है वो ये कि RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू। ठीक। RMS वैल्यू होती क्या है वो देखते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ AC, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इज इक्विवेलेंट टू DC करंट which produces same heat when flows in a resistance for same time। क्या बात समझ में आई? कि जो AC की RMS वैल्यू है, सपोज मैं करंट निकाल रहा हूं, इसी तरह वोल्टेज भी ले सकते हैं। RMS ऑफ AC इज इक्विवेलेंट टू DC करंट। कंडीशन ये है कि इस करंट के द्वारा उतनी हीट प्रोड्यूस हो जितनी ये प्रोड्यूस कर रही है। और हीट होती क्या है? I²RT। R है रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट हो रहा है, और T है जिस टाइम तक करंट फ्लो हो रही है। तो याद रखिएगा, जो RMS करंट होती है वो हीटिंग इफेक्ट को बताती है। किसको बताती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ AC। तो AC की RMS वैल्यू DC की उस वैल्यू के बराबर होती है जो सेम हीट प्रोड्यूस करती है जितनी की ये DC प्रोड्यूस कर रही थी, सेम रेजिस्टेंस में और सेम टाइम के लिए। सेम टाइम क्या है? दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर ये 1 घंटे तक फ्लो करने पर जितनी हीट दे रही है उतनी ये भी देनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि RMS वैल्यू किसके इक्वल है? इस DC के इक्विवेलेंट। ठीक। इसको निकालते कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले RMS वैल्यू देख लिए, अब देख लेते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज सेम एज
DC value of current which flows same charge for same time as DC। AC की एवरेज करंट वो वैल्यू होती है जो किसी चार्ज को, जो नंबर, कितने नंबर ऑफ चार्ज को ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराया इसने, और सेम डीसी ने कितनी फ्लो कराया, कितने चार्ज इधर से इधर गए सेम टाइम के लिए, लिखा है ना सेम टाइम। अगर मैं डीसी करंट अप्लाई करूं एक कंडक्टर पर और ये देखूं कि ये कितना जो है चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव किया, और सिमिलरली एसी मूव कराऊं, एसी करंट फ्लो कराऊं और ये देखूं कि कितना चार्ज यहां से यहां मूव किया, तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस वो मूव करना समान है, इक्वल है, तो ये जो एसी करंट होगी ये एवरेज करंट होगी एसी की। तो एवरेज करंट डील किससे करती है? चार्ज ट्रांसफर से। किससे डील करती है? चार्ज ट्रांसफर से। और आरएमएस करंट किससे डील करती है? हीटिंग इफेक्ट से। ठीक, अगर नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर इक्वल है तो वो एवरेज वैल्यू किसके इक्वल है? डीसी के इक्वल। अगर आरएमएस, अगर हीटिंग इक्वल है तो आरएमएस किसके इक्वल है? डीसी के इक्वल। अगर ये दोनों अलग हैं तो इसका मतलब कि ना तो ये डीसी इसके इक्वल है और ना वो आरएमएस उस डीसी के इक्वल है। ठीक, तो जब भी हम एसी का आरएमएस निकालेंगे तो ये मानकर चलेंगे कि वो उस इक्विवेलेंट डीसी करंट के है जो सेम हीट प्रोड्यूस कर रही है सेम टाइम के लिए सेम कंडक्टर में। सिमिलरली जो एवरेज करंट होती है वो उतना ही चार्ज फ्लो करा रही है जितना कि डीसी करंट सेम टाइम के लिए। ठीक, टाइम सेम होना चाहिए दोनों में। अब इनको निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं देख रहा हूं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू करंट का भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं, केवल नॉमेनक्लेचर में अंतर आएगा बस। तो फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं, फर्स्ट केस फुल साइकिल। फुल साइकिल क्या होती है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये सेम साइकिल आगे रिपीट हो रही है तो हम एक ही टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। देखिए एवरेज होता क्या है? एरिया डिवाइडेड बाय बेस, ये एवरेज का फार्मूला है। अगर मैं करंट लूं तो करंट लिखूंगा यहाँ पर आई, ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इधर है ओमेगा टी, ये है एक टाइम पीरियड और ये है 2 पाई। ठीक, ये है पाई। हम्म, अब ये वेव फॉर्म बनी कैसे? ये वेव फॉर्म बनी इस तरीके से। ये है कंडक्टर, ये अभी क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये 0 पर है। फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, किस स्पीड से? ओमेगा से। तो कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंचा, जब यहाँ पहुंचा ये मैच करा दीजिए, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंचेगा, तो ये मैच करा दीजिए। कुछ देर बाद ये पूरा 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये 0 पर 0 है, इसके बाद 0 से 90 तक ये इंक्रीज हुआ, तो ये फिर जब वापस लौटेगा तो उन्हीं पॉइंट पर आकर के
लौटता जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले पॉइंट आते जाएंगे। ये है 90 पर, ये है यहाँ पर दोनों, ये हैं इधर, ये 0 पर 0 है ही है, चाहे इधर से ऐसे रखा हो चाहे इधर से घूम करके इधर जाए, ये 180 डिग्री हो या 0 हो, बात एक ही है। तो ये वेव फॉर्म ऐसे आती है साइनोसॉइडल। ठीक, अब जो हमारे काम का है वो ये कि फुल वेव की एवरेज एरिया क्या होगा, एरिया ये होगा, ये होगा। तो ये एरिया क्या है, पॉजिटिव, और ये एरिया क्या है, नेगेटिव। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर फुल वेव एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो फॉर फुल वेव एवरेज इज ऑलवेज derived from half wave consideration। फुल वेव के लिए हमेशा क्या निकलेगा, एवरेज 0, जिसके कारण से हम कभी भी फुल वेव का एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालते। हमेशा कौन सी साइकिल के लिए निकालेंगे, हमेशा निकालते हैं इस हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए बस, खाली इसके लिए नहीं निकालेंगे। चाहे इसके लिए निकाल लीजिए चाहे इसके लिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन एक का ही निकालना है आपको। ये है पाई, ये है 2 पाई। ठीक, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई बेस कितना है, पाई माइनस 0, ये टोटल पाई है। आई की वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू रखेंगे तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई पाई। तो आई एवरेज क्या निकला, आई एम कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ही। तो जैसे यहाँ पर एक्स रखा है, यहाँ पर एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वो इंटीग्रेशन कास एक्स में, वो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कास एक्स, और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा टी की पूरी वैल्यू है पाई, ओमेगा टी की पूरी वैल्यू है 0, क्यों, क्योंकि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है। फिर क्या हुआ, आई एम बाई पाई रखिए, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम बाई पाई माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो क्या निकला, 2 आई एम बाई पाई। अगर वोल्टेज होता तो वी एवरेज क्या लिखते, 2 वी एम बाई पाई, खाली नोटेशन बदल जाता बस, करंट की जगह करंट और वोल्टेज की जगह वो। 2 बाई पाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, ये निकलेगी शायद 0.607 आई एम, ये आप निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक, 7/11, हाँ यही निकलेगी 0.607। ठीक, अब ये तो हुआ फुल वेव के लिए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव। अभी हमारे पास साइनसॉइडल वेव ही हैं,
बाद में हम स्क्वायर भी लेंगे, ट्रायंगुलर भी लेंगे, सारा कुछ करके निकाल सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हाफ वेव वो होती है जो ये आधी साइकिल पूरी कर रहा है। इनका भी टाइम पीरियड यही है 2 पाई, क्योंकि यही साइकिल पूरी रिपीट हो रही है। केवल ये नहीं है, क्योंकि अगर केवल ये होती तो यही चीज आगे रिपीट होती, और आगे क्या हो रहा है, तो साइकिल आपकी ये बनी, यही साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे रिपीट हो रही है। तो 0, ये है IM, ये है पाई, 2 पाई। अब यहाँ पर पूरी साइकिल के लिए लेंगे तो 0 कभी भी नहीं बनेगा। जब 0 कभी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही एरिया है, नेगेटिव वाला है ही नहीं। तो याद रखिएगा, केवल फुल वेव में, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे साइनोसॉइडल हो, कुछ भी हो, फुल वेव में हमेशा हाफ वेव से एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर हाफ वेव ही दी गई हो तो पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए ही लेकर के निकालेंगे, उसमें आधे टाइम पीरियड के लेकर के निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा? एरिया अपान बेस। बेस है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पाई, तो क्या निकला? 0 से 2 पाई को दो लिमिट में ब्रेक कर दीजिए। 0 से पाई में आई की वैल्यू है IM साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनोसॉइडल फॉलो कर रहा। प्लस पाई से 2 पाई में आई की वैल्यू है 0, इंटीग्रेट कर दीजिए। IM साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कास पाई प्लस कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा? IM डिवाइडेड बाई पाई। तो फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या निकली थी? 2IM बाई पाई करंट की। अगर वोल्टेज की होती तो 2VM बाई पाई लिखते। और हाफ वेव के लिए क्या निकली? जस्ट इसका आधा। और इसका आधा मतलब इसका ये था 0.607, और ये कितना हो जाएगा? 0.303। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एवरेज। और एवरेज का एक सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, वेव फार्म कोई भी हो, एरिया डिवाइडेड बाई बेस। जब कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे फुल वेव के लिए तो 0 निकलेगा, कोई भी वेव फार्म हो। तो कभी भी कंप्लीट साइकिल के लिए, फुल वेव के लिए हम नहीं निकालते, हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, तो हम हाफ साइकिल में निकाल देंगे। ठीक। और अगर हाफ वेव ही दिया है तो फिर हम हाफ वेव का भी निकाल देंगे। ठीक। अब चलते हैं RMS वैल्यू। RMS का फुल फॉर्म क्या था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक। तो पहले क्या लेंगे? इसको उल्टा पढ़िए, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, और फिर लेंगे रूट। ठीक। तो फर्स्ट मैं देख रहा हूं फुल वेव के लिए। फुल वेव के लिए मतलब हमारी साइकिल कुछ ऐसी है, यही चीज रिपीट हो रही है। तो यहां पर कंप्लीट साइकिल के लिए क्या करेंगे? IRMS। तो पहले स्क्वायर कर दीजिए, आई का स्क्वायर, फिर मीन ले लीजिए। मीन क्या होता है? एवरेज डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई बेस, और फिर क्या ले लीजिए? रूट। समझ में आ गई बात? पहले स्क्वायर किए,
फिर मीन, मीन मतलब एरिया डिवाइडेड बाई बेस, तो 0 से 2 पाई तक, और फिर क्या ले लिए, रूट। ठीक, थोड़ी देर के लिए रूट को हटा देते हैं, ये लिखते हैं IRMS का स्क्वायर। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं वैल्यू रख करके। आई की वैल्यू क्या है, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई। IM स्क्वायर बाहर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, तो IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी ही आएगा, और cos का इंटीग्रेशन साइन 0 से 2 पाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा, IM स्क्वायर बराबर बटे 4 पाई, पहले अपर लिमिट रखिए 2 पाई माइनस साइन 4 पाई बाई 2, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट ओमेगा टी का रखिए तो 0 माइनस 0, साइन 0 का मान 0, साइन n पाई का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया, IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, तो ये क्या हो गया, IM स्क्वायर बाई 2। तो IRMS इज इक्वल टू क्या निकला, IM स्क्वायर बाई 2, तो IRMS क्या निकला, वन बाई रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो रूट टू की वैल्यू होती है 1/414, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.707। तो अगर एवरेज वैल्यू 2 IM/पाई निकल रही थी फुल वेव के लिए, तो यहाँ पर RMS वैल्यू क्या निकली, IM/रूट। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो निकाले थे किसके लिए, फुल वेव के लिए। अब हम देख रहे हैं हाफ वेव के लिए। तो RMS वैल्यू फॉर हाफ वेव। अच्छा, आपने ये भी देखा कि एवरेज में हम क्या कर रहे थे, फुल वेव के लिए एवरेज हम हाफ वेव की तरह निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर RMS में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो जो निगेटिव वाला एरिया था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक, तो हाफ वेव के लिए निकालते हैं, वेव फॉर्म ड्रा कर लीजिए साइनोसॉइडल। ये है IM 2 पाई आई, वही चीज IRMS स्क्वायर 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक, पूरी साइकिल के लिए 2 पाई। अब ये जो 0 से 2 पाई की लिमिट है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 0 से पाई, जीरो से पाई में वैल्यू क्या है, IM साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस पाई से 2 पाई में वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई। IM स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाहर चला गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दीजिए, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2
डी ओमेगा टी। तो आई आर एम एस क्या निकला? स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो आई एम स्क्वायर बाई 4 पाई, पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2 माइनस 0, साइन एन पाई की वैल्यू 0। तो क्या मिला? आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो आई आर एम एस क्या निकला? आई एम बाई, वहाँ पर क्या निकला था? आई एम बाई रूट 2, यहाँ पर क्या निकला? आई एम बाई 2। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए अब हम कंपेयर कर देते हैं। फुल वेव और हाफ वेव, ये टेबल बना लीजिएगा और ये टेबल हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। फुल वेव के लिए आई आर एम एस वैल्यू क्या निकली? आई एम बाई रूट 2, 0.707 आई एम। आई एवरेज क्या निकला? 2 IM डिवाइडेड बाई पाई, और ये कितना निकला था? 0.607 IM। हाफ वेव के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू निकला आई एम बाई 2, और आई एम बाई 2 का मतलब 0.5 IM, और एवरेज वैल्यू क्या निकली? आई एम डिवाइडेड बाई पाई। आई एम डिवाइडेड बाई पाई के कितना निकला? 0.303 IM। ये 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 इनसे एक कंक्लूजन हमेशा निकाल लीजिए, और ये याद रखिएगा कि आरएमएस वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही इसका अपवाद है, और वो ये है स्क्वायर में। जब भी स्क्वायर वेव होगा, स्क्वायर वेव मतलब ऐसे, ये साइनोसॉइडल ना हो, स्क्वायर वेव में हमेशा आरएमएस और एवरेज वो बराबर होते हैं। अदरवाइज कोई भी वेव फॉर्म आप ले लीजिए दुनिया की, हमेशा उसमें आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये याद रखिएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर हाफ वेव का लेंगे तो देखिए आरएमएस हमेशा एवरेज से ज़्यादा है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें और आप बता दूं, तब आपको ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। अब वो दो चीज़ें वो देखिए, इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू, हमें दिया गया है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 6 या 5 मान लेते हैं साइन ओमेगा। मतलब हमें साइन के ही कई सारे टर्म दिए गए हैं, साइन हो या कास हो, और कहा जाए इसकी आई आर एम एस वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे? आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट सभी की आर एम एस वैल्यू निकाल करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसकी आर एम एस क्या हो जाएगी? 2/√2। इसकी आर एम एस क्या हो जाएगी? 4/√2। और इसकी आर एम एस 5/√2। तो कितना निकला? 4, 16, 25 डिवाइडेड बाई कितना निकला? 25 और 16, 16 4 20, 20 और 25 45। ये आपका आंसर है।
तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सारे एक्सप्रेशन में आपको सेम उसका वेव फॉर्म का सेम साइनोसॉइडल हो, स्क्वायर हो, ऐसा करके कुछ मिलेगा। तो फिर आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल आरएमएस का स्क्वायर। इसको एक जनरलाइज्ड फार्मूला कर लीजिएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू I1 RMS का स्क्वायर, IRMS 2 का स्क्वायर, IRMS 3 का स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक। और दूसरा इसी पर क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके ईएस और गेट में पूछे गए हैं, फाइन में कुछ नहीं, लेकिन एक नंबर भी वहां पर क्या रखता है, मायने रखता है। सपोज एक डीसी टर्म भी आपको ऐड कर दिया जाए, जैसे 5 + 4 sin ओमेगा टी +2 sin ओमेगा, ऐसे। तब आप इसकी आई आर एम एस क्या निकालेंगे? तब हो जाएगा आई डी सी का स्क्वायर प्लस एसी के केस में सभी का आर एम एस, IRMS 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर IRMS की वैल्यू क्या निकल जाएगी? √5 का स्क्वायर, 4/√2 का स्क्वायर प्लस 2/√2। तो कितना निकला? 25, 16/2, 4/2। कितना निकला? 2, 8, 8 2 10, 35। ये आपका। ठीक। तो ये तो हो गया आरएमएस वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल में आपसे ऐसे पूछे तब। हम एक चीज और देखना है, वो देखना है, एक होता है फॉर्म फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं KF से, और ये होता है एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। KF इज इक्वल टू होता है, अगर मैं फुल वेव के लिए निकालूं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेव बदलेगा हमारा फॉर्म फैक्टर बदलता जाएगा। तो फुल फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या आई थी? 2Im/π। और आरएमएस वैल्यू क्या आई थी? Im/√2। तो क्या आ जाएगा? 2√2/π। और 2√2/π की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? आई थिंक 1.11 आ जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा। अगर यही चीज हाफ वेव के लिए निकाला जाए, हाफ वेव, तो KF क्या मिलेगा? Im/π डिवाइडेड बाई Im/2। तो क्या मिलेगा? 2/π। और 2 क्या मिलेगा? 2/π का मतलब 0.607। ये वैल्यू फिक्स है, क्यों? क्योंकि साइनोसॉइडल के लिए सारी वैल्यू फिक्स है। ठीक। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम चलते हैं, एक दूसरा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर। ये होता है पीक वैल्यू, या इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, या इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू, KC। अगर मैं फुल वेव के लिए निकालूं, तो फुल वेव के लिए मैक्सिमम वैल्यू तो IM ही है, करंट का देख रहा हूं तो। आरएमएस वैल्यू फुल वेव के लिए क्या हो जाती है? Im/√2। तो कितना आ जाएगा? √2, और √2 का मतलब 414।
अगर हाफ वेव के लिए निकालूं तो मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही है, और हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगा, Im/2। टू, टू का मतलब टू ही है। ठीक, इसका एक शॉर्टकट याद रखिएगा, फार्मूला अगर भूल जाए तो, फ्रा डिवाइडेड बाई PMR। फार्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई RMS वैल्यू। ठीक, हर एक वेव फॉर्म का अलग अलग निकलेगा, लेकिन आप साइनूसॉइडल के लिए फार्म फैक्टर और पीक फैक्टर याद रखिएगा। पीक फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? पीक फैक्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज निकालते हैं या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एक इंसुलेटर कितने वोल्टेज तक सस्टेन इंसुलेटर बना रह सकता है, वो निकालते हैं। तो हम इंसुलेटर की जब स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पीक वोल्टेज पर टेस्ट करते हैं। तो क्रेस्ट फैक्टर वहां पर काम आता है। जब भी हमें किसी भी मटेरियल में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम लॉसेस देखनी हो, तो हम उसको मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट तक उसको ऑपरेट करके देखते हैं कि इस पर मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो वहां पर ये फैक्टर क्या होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, सिंगल फेज AC का जनरेशन कैसे होता है। तीन तरीके हैं जिनमें से हम फॉलो करते हैं कि फील्ड रोटेट हो और कंडक्टर स्टेशनरी रहे। लेकिन अभी हमने देखा डेरिवेशन में कि कंडक्टर रोटेट हो रहा था और फील्ड स्टेशनरी थी। ठीक, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन का किन तीन पैरामीटर पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये हमने देखा। साइकिल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये देख लिया। उनसे RMS और एवरेज वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, ये याद रख लिया कि RMS वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है। केवल और केवल स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का मान समान होता है, इक्वल होता है। इसके बाद RMS और एवरेज वैल्यू का यूज करके हमने दो फैक्टर देखे आज, एक है फॉर्म फैक्टर और दूसरा है पीक फैक्टर। ठीक, इनकी वैल्यू याद रखिएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये अभी आपका AC का बेस बन रहा है, एक बार बेस बन जाएगा आप धड़ाधड़ चीज़ों को यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने बेस नहीं बनाया तो कभी भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और इसी AC पर ही पूरा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या ड्राइव हो, सब कुछ, या इलेक्ट्रिक मशीन हो, सारा कुछ इसी AC पर बेस्ड है। तो इस AC को ध्यान से समझिएगा, जनरेशन हमेशा AC में होगा, DC कभी भी जनरेट नहीं होगी। ठीक, DC हमें निकालना है तो फिर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कभी भी एनर्जी जनरेशन किस में होगा, AC में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर लेंदी हैं और अब ये लेक्चर लेंदी ही होते जाएंगे, हो सकता है 2 घंटे का कम से कम एक लेक्चर होगा। ठीक है, आपको इसमें आगे न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। अब यहाँ से आपका DC का आप रिवीजन करते रहिए, साथ में साथ 80% हमेशा टाइम रिवीजन को दीजिए और 20% नया पढ़ने में। ठीक है, कुछ डाउट हो पूछते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।